देखिए, भारत का जो सिस्टम है वो एक तरीके का संसदीय सिस्टम है, और संसदीय सिस्टम में व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। और ये सिस्टम हमने लिया है इंग्लैंड के सिस्टम से। अब इंग्लैंड में सरकार कैसे बनती है, सबसे पहले इस बिंदु पे अपन बात करते हैं। इंग्लैंड के अंतर्गत सरकार बनती है। इंग्लैंड के अंतर्गत सरकार से मतलब है मुख्य मोटे मोटे रूप में संवैधानिक रूप से या औपचारिक रूप से मतलब है कि इंग्लैंड का सम्राट, जिसके नाम से तमाम इंग्लैंड का शासन चलाया जाता है। इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड का जो भी ग्रेट ब्रिटेन जिसको कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम जिसको कहते हैं, उसका शासन इंग्लैंड के सम्राट के नाम से चलाया जाता है। भारत के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के नाम से भारत का शासन चलाया जाता है। अब ये तो नाम मात्र का हो गया, एक फॉर्मल हो गया एक तरीके से। अब वास्तव में कौन शासन कर रहा है, देखने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है। इंग्लैंड के अंतर्गत कर रहा है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। भारत में कर रहा है भारत का प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। तो इस प्रकार से अब सबसे पहले देखते हैं अपन इंग्लैंड में सरकार कैसे बनती है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि इंग्लैंड में व्यवस्थापिका के दो सदन हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। उच्च सदन का मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स, निम्न सदन का मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स, और उच्च सदन का मतलब लॉर्ड सभा। अब इंग्लैंड के अंतर्गत सरकार बनने के लिए आवश्यक है कि किसी भी दल जो भी, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराना जरूरी है कि इंग्लैंड के अंतर्गत मुख्यतः दो राजनीतिक दल हैं, एक लेबर पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी। उदारवादी दल और अनुदारवादी दल, कई वर्षों से यही राजनीतिक दल, छोटे छोटे और भी राजनीतिक दल है, मार्क्सवादी दल भी है, ग्रीन पार्टी भी है, कई पार्टियां, लेकिन उनका इतना कोई ज़्यादा पकड़ नहीं है, इतना कोई वजूद नहीं है इंग्लैंड की सिस्टम, इंग्लैंड की जनता के ऊपर। लेकिन तो मुख्यतः दो पार्टियां वहाँ पे, लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी। अब इंग्लैंड का जो निचला सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स, उसके चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं। जैसे भारत में लोकसभा के चुनाव होते हैं वैसे आम चुनाव होते हैं। अब उस आम चुनाव में मान लीजिए लेबर पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, तो लेबर पार्टी के सारे लोग मिल करके इंग्लैंड के सम्राट के पास जाएंगे कि साहब हम लोगों ने बहुमत प्राप्त किया है, आप हमारा ये नेता है, आप इसको प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए। तो वो उनको, उस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बना देगा, प्राइम मिनिस्टर की शपथ दिला देगा और कहेगा कि आप अपना मंत्रिमंडल बनाइए और इंग्लैंड का शासन संभालिए। इस तरीके से इंग्लैंड में प्रधानमंत्री बन गया। अब ये प्रधानमंत्री का जो पद है इंग्लैंड में, ये कहीं कोई लिखित नहीं है, वहां लिखित संविधान का तो अभाव ही है, ये तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं। ये एक निरंतर विकास का परिणाम है। तो इस प्रधानमंत्री के पद का भी विकास अगर आप देखोगे तो मतलब पहला प्रधानमंत्री वहां कबाल का जो अध्यक्ष था सर रॉबर्ट वॉलपोल वो थे। इसके ऊपर अपन फिर कभी बात करेंगे, आज अपन इसको थोड़ा सा आगे से ले रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब वहां इंग्लैंड में सरकार बन गई। हाउस ऑफ कॉमन्स में जिस भी दल को बहुमत मिला, चाहे वो लेबर पार्टी हो चाहे वो कंजर्वेटिव पार्टी हो, उस दल के एक नेता को, प्रमुख नेता को या उस दल के नेता को इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई और वो प्रधानमंत्री बन गया। अब भारत में आते हैं अपन। भारत में हमने क्या किया है, भारत के अंतर्गत भी दो सदन है हमारी व्यवस्थापिका के, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो अपने यहाँ भी लोकसभा के आम चुनाव होते हैं, प्रत्यक्ष मतदान से चुनाव होते हैं। जो भी व्यक्ति 18 साल का है वो मतदाता बन सकता है और चुनाव में वोट डाल सकता है, और जो व्यक्ति 25 साल की उम्र जिसने प्राप्त कर ली वो चुनाव लड़ सकता है। तो अपने यहाँ भी लोकसभा के चुनाव में सबको मत डालने का अधिकार है, किसी तरह का कोई जाति लिंग का कोई भेद नहीं है, रंग का कोई भेद नहीं है, सबका मत एक है। अमीर से अमीर व्यक्ति के भी मत का मूल्य एक मत है, गरीब से गरीब का भी एक मत है। स्त्री हो, पुरुष हो, काला हो, गोरा हो, नाटी हो, छोटा हो, लंगड़ा हो, किसी के मत में कोई फर्क नहीं किया गया, किसी तरह का कोई भेद नहीं किया गया। सबको मत देने का अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो इस तरीके से मतलब कि लोकसभा के चुनाव हुए। और भारत के अंतर्गत जैसे कि वर्तमान में दो प्रमुख राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसमें से मान लीजिए किसी भी दल का या किसी के साथ अलायंस का, बीजेपी एंड अलायंस को जैसे कि नाम दिया गया है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और उसको देखा है
यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जो भी इनका हिंदी अनुवाद हो। अब मान लीजिए एनडीए प्लस बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बननी है, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थितियां उसमें बीजेपी अकेली सिंगल पार्टी को पूर्ण बहुमत है। लोकसभा में 330 सीटें इसकी, पिछली बार 282 थी, 272 का बहुमत होता है अपने यहाँ पे, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, मतलब एक तरह की पूर्णतया इसी का शासन कह सकते हैं। अब एनडीए को मिला रखा है इन्होंने, वो तो इनका एक अंदरूनी एक पार्टी पॉलिटिक्स है। बाकी इनको अभी वर्तमान में किसी दूसरे दल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 303 सीटें इनके पास, 272, 28 + 3 31 सीटें इनके पास बहुमत से ज्यादा है। तो एनडीए बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी को भारत के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री बनाया, 2014 में भी बनाया, 2019 में भी बनाया। यही इन्हीं के नेतृत्व में पार्टी जीत के आई। अब मान लीजिए 24 में चुनाव होते हैं दोबारा, तो कोई और दल मान लीजिए सत्ता में आता है, कोई और दल, ये दल हारता है या दूसरा दल को बहुमत मिलता है या कम मिलता है, इनको सीटें कम आती है, तो फिर ये जो अलायंस है ये अपना नेता चुनेंगे और उसके लिए कहेंगे राष्ट्रपति को कि आप इसको हमारा प्रधानमंत्री बनाइए, तो वो प्रधानमंत्री बनाएगा। तो इस तरीके से ये प्रधानमंत्री बनाने वाला जो काम है ये भारत में राष्ट्रपति ही कर सकता है और इंग्लैंड में इंग्लैंड का सम्राट ही कर सकता है। तो इस प्रकार मतलब एक ये जो राष्ट्रपति का जो पद है भारत के अंतर्गत, तो वो बड़ा महत्वपूर्ण पद है और यूं कहें कि संवैधानिक प्रमुख का पद है। तो आज अपन अपने इस अध्याय के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है, इसलिए राष्ट्रपति कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान है और मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यकारी। संवैधानिक प्रधान होने के कारण हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियां नहीं दी, तथापि उनके पद को सत्ता और गरिमा से युक्त बनाया है। वे राज्य के शक्तिशाली शासक होने की अपेक्षा भारतीय राज्य की एकता के प्रतीक हैं। उनकी स्थिति वैधानिक अध्यक्ष की है, फिर भी शासन में उनका पद एक धुरी के समान है, जो संकट के समय संवैधानिक यंत्र को संतुलित कर सकता है। सही मायनों में उनका पद गौरव, गरिमा और प्रतिष्ठा का है। शान शौकत और गौरव की दृष्टि से तो राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रथम व्यक्ति हैं। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में भी राष्ट्रपति का प्रतिष्ठित पद एक श्रेष्ठ सामाजिक संस्था और वैधानिक आवश्यकता है। समुचित संवैधानिक प्रावधानों के उपरांत भी भारतीय राष्ट्रपति का पद उनके संवैधानिक और राजनीतिक दायित्व और राजनीतिक संस्था के रूप में उनकी भूमिका अभी भी वाद विवाद का विषय बना हुआ है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन। संविधान में राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं मानी गई हैं। वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहली योग्यता यह है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं रखता हो। चौथा, वह संघ सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी स्थानीय सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्य नहीं कर रहा हो। जब तक कोई व्यक्ति शासकीय पद पर आसीन है, वह राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता, परंतु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्रियों के लिए त्याग पत्र देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उनको पदों को लाभ का पद नहीं माना गया है। संविधान में यह भी लिखा है कि राष्ट्रपति न तो संसद के किसी सदन के और न ही राज्य विधानमंडल के सदस्य होंगे। 4 मार्च 1974 को संसद ने राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी संशोधन विधेयक 1974 पारित किया। इसके अनुसार जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा उसे 2500 रुपए की जमानत दाखिल करनी होगी। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के 10 सदस्य उसके प्रस्तावक होंगे और 10 सदस्य ही अनुमोदक होंगे।
इसका उद्देश्य अगंभीर प्रत्याशियों पर प्रतिबंध लगाना था, किंतु फिर भी इस पद पर अगंभीर प्रत्याशी खड़े होते रहे हैं। अतः 5 जून 1997 को देश के सर्वोच्च पदों के चुनाव के प्रति अगंभीर प्रत्याशियों को हतोत्साहित करने के इरादे से एक महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी किया गया। इस अध्यादेश के तहत राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को 2500 की जगह 15,000 रुपए की जमानत राशि भरनी होगी तथा उनके नाम के आवेदकों तथा अनुमोदकों की संख्या 10-10 की वर्तमान संख्या से बढ़ाकर 50-50 कर दी गई है। मतलब ये देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव था वो एक तरीके से लोग इसको इजी वे में ले रहे थे और अगंभीर लोग भी इसमें खड़े होने लग जाते थे, तो इसको थोड़ा सा चेंज किया गया। 2500 रुपये की जो जमानत राशि थी उसको बढ़ा करके 25,000 किया गया। 10-10 प्रस्ताव अनुमोदक थे उनको बढ़ा करके 50-50 किया गया, क्योंकि एक सीरियस चुनाव होना चाहिए। सीरियस का मतलब एक दिखना चाहिए कि सीरियस एक प्रतिष्ठित पद, राष्ट्र देश के सर्वोच्च पद के लिए चुनाव ये हो रहा है, तो थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए मामला। अब कार्यकाल की बात करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का निश्चित किया गया है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग द्वारा पदच्युति के कारण राष्ट्रपति का पद इस अवधि के अंतर्गत ही रिक्त हो जाए तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव पुनः 5 वर्ष की संपूर्ण अवधि के लिए होता है। यदि राष्ट्रपति बीच में मान लीजिए डेथ हो जाए या महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए या त्याग पत्र दे दे स्वास्थ्य कारणों से या किसी और कारण से, तो नए जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो पूरे 5 वर्ष के लिए होगा, शेष कार्यकाल के लिए नहीं होगा। अब विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि ऐसे जो पॉइंट्स आए उनको थोड़ा सा नोट करके रख लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट से आप कभी एग्जाम दोगे RAS का, IAS का या यूं कहीं और किसी का, तो जनरल स्टडी से संबंधित जो पोर्शन आपका चैप्टर है उसमें ये बहुधा रूप से ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति का महाभियोग हो गया, 3 साल का उसका कार्यकाल बचा हुआ, तो नए राष्ट्रपति का चुनाव क्या 3 साल के लिए होगा या संपूर्ण कार्यकाल के लिए? तो इसका उत्तर सीधा सा होगा संपूर्ण कार्यकाल के लिए। तो ऐसे प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो आमतौर पर विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाते हैं और वो गलत आंसर दे देते हैं कि 3 साल के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति पद का स्थान रिक्त होने की तिथि से किसी दशा में 6 माह में भरा जाना चाहिए। पदावधि के समाप्त होने के उपरांत भी राष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के पदारूढ़ होने तक पद पर बने रहेंगे। मान लीजिए राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया, सपोज कीजिए, मान लीजिए कि जैसे कि 10 नवंबर को राष्ट्रपति साहब का कार्यकाल पूरा हो गया। भारत के निर्वाचन आयोग और भारत का संविधान भारत के निर्वाचन आयोग को ये कहता है कि आप इनका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले चुनाव करवा लीजिए। लेकिन सपोज कीजिए एक ऐसी परिस्थिति आ गई, देश में पेंडेमिक आ गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, चुनाव नहीं हो सकता सपोज कीजिए, क्योंकि चुनाव कोई अकेले दिल्ली में तो होना नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक राज्यों की विधानसभाओं में मत डाले जाते हैं। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित विधायक जो होते हैं वो भी इसके मतदाता होते हैं, उनका मत डाला जाता है। तो भारत एक विशाल राज्य है, विशाल देश है। कहीं कहीं को प्राकृतिक आपदा आ गई, किसी वजह से इलेक्शन नहीं हो पा रहा, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने लेट हो रहा है। तो जब तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता तब तक जो निवर्तमान राष्ट्रपति है, जो पद के ऊपर जो राष्ट्रपति है, वो महोदय उस पद के ऊपर आसीन रहेंगे। नए राष्ट्रपति आ जाएंगे तब उनको वो अपना कार्यभार उत्तराधिकारी नियुक्त करके वो रिटायर हो जाएंगे। इस तरीके से ये राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में हमारे यहाँ पे व्यवस्था है। कार्यकाल के बारे में 5 साल का होता है। अगर बीच में त्यागपत्र दे दे, मृत्यु हो जाए या महाभियोग से हटा दिया जाए तो नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और नए राष्ट्रपति का निर्वाचन संपूर्ण कार्यकाल के लिए होता है। और जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता तब तक निवर्तमान राष्ट्रपति अपना पद छोड़ता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होता है। राष्ट्रपति का पद हमेशा भरा रहता है। ठीक है, थैंक यू।